अस्सलाम वालेकुम वन। आज की वीडियो हमारे पास है C2P06, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 11 की साइड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने याद रखना है साइड इन्फॉर्मेशन चैप्टर 2 की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर में इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अक्सर आपके पास जो अकेडमिक्स में भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड के पेपर में भी काफ़ी इसमें MCQ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमने ये लाजमी सीखनी है। तो इसके लिए हम ये पेज नंबर आ जाते हैं यहाँ पे 20 पे, बुक का 20 पेज है, जिस पे आपके चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ साउंड और साउंड वेव्स। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव क्या होती है, ये साउंड क्या होती है, तो उसके अंदर आप बताएंगे ऑल द साउंड आर प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, बस एक ही वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपकी वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, मतलब वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होना चाहिए, वाइब्रेटिव बॉडी नहीं होना चाहिए। आगे क्या है कि साउंड होती क्या है, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे पास ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह। तो ये आपकी बेसिक क्या है, डेफिनेशन है साउंड की या साउंड वेव्स की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। तो इसमें अपने ज़रा याद रखना है कि स्टेथोस्कोप के आपके पास 3 पार्ट होते हैं बेसिक। एक आपके पास क्या होता है जिससे आप चेक करते हैं, उसे हम चेस्ट पीस कहते हैं। जिससे आप सुनते हैं उसे हम एयर पीस कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है कि चेस्ट पीस से आपके पास जो साउंड क्रिएट होता है वो एयर पीस तक कैसे आता है, होलो ट्यूब्स के ज़रिए आता है। और होलो ट्यूब्स के अंदर आपने एयर फिल की होती है। VIA का मतलब होता है के ज़रिए से। तो इसका क्या मतलब है, जो ट्रांसमिशन और जो साउंड है वो चेस्ट पीस से, VIA का मतलब है किसके ज़रिए से आती है, एयर फिल ट्यूब्स के ज़रिए आती है। कहाँ तक, लिसनर के एयर तक। इसका क्या मतलब है कि साउंड वेव्स, ऐसी बात है, आपकी कहाँ पे क्रिएट हुई है, वो आपकी चेस्ट पीस से क्रिएट होगी, एंटर होगी उसके अंदर। तो आपके पास जाहिर सी बात है चेस्ट पीस उसमें ट्रैवल करके एयर पीस तक आना है, तो बीच में आपको मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे आपने जो एयर प्रोवाइड किया है होलो ट्यूब्स के अंदर, वो आपके पास क्या है, एयर है। मीडियम प्रोवाइड किया है वो एयर है, ताकि आपका साउंड ट्रैवल कर सके। तो चेस्ट पीस के अंदर यूजली क्या होता है, हमारे पास एक डिस्क होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम का वर्ड याद रखना है। अगर हमारे पास क्या है, डायफ्राम इज प्लेस ऑन द पेशेंट बॉडी। अगर हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात, चेकिंग के दौरान आप डायफ्राम मतलब जो आपका चेस्ट पीस है उसकी जो डिस्क है उसे पेशेंट की बॉडी पर रखते हैं, जो वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेशन जैसे ही आपके पास डायफ्राम की होती है, तो आपके पास क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर वेव क्रिएट होती है। तो ये सिंपल सी वही बात है कि साउंड वेव्स हमारे पास प्रेशर, एयर की प्रेशर की वजह से मूव होती है। तो यहाँ पे भी सिंपली आपने याद रखना है, आपके जो चेस्ट पीस में है एक डिस्क लगी होती है, जो आपके पास क्या होती है, वाइब्रेट करती है साउंड की वजह से। और साउंड की वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे जो एयर आपके होलो ट्यूब्स के अंदर है, वहाँ पे क्या बनते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेव क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल वैसी है जैसे हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि यहाँ पे ट्यूनिंग फोक के अंदर आपके पास ये वेव आके प्रेशर डिफरेंस की वजह से डेवलप होती है। सिमिलरली आपके स्टेथोस्कोप के अंदर भी ऐसी है। तो हमारे पास आगे क्या लिखा है, विच आफ्टर मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन, जो आपकी जो साउंड है वो आपकी डायफ्राम के अंदर मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन के ज़रिए से क्या होती है, मल्टीप्लाई का मतलब है मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, आपके प्रेशर यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड वेव ट्रेवल करती है ट्यूब के ज़रिए से और डॉक्टर के एयर तक जाती है। तो यहाँ से सिंपल अपने यही 4 बातें याद रखनी है कि स्टेथोस्कोप के आपके पार्ट्स कितने, 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपके पास चेस्ट पीस है, दूसरा आपकी होलो ट्यूब है जिसके अंदर आपने एयर फिल की हुई है, और लास्ट चीज़ आपकी एयर पीस है। और आपके पास अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो चेस्ट पीस है उसके अंदर क्या होता है, एक डिस्क होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जैसे ही आपके पास क्या करता है, पेशेंट की बॉडी पे हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, मतलब आप उसका जो चेस्ट पीस है लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास डायफ्राम वाइब्रेट करता है और आपकी साउंड मूव करती है प्रेशर डिफरेंस की फॉर्म में एयर के ज़रिए से आपके डॉक्टर के कानों तक। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेथोस्कोप की वर्किंग क्या होती है। ये स्टेथोस्कोप के बारे में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप, तो ये सिंपल आपने याद रखना है। यहाँ से आप ये भी पूछा जा सकता है कि डायफ्राम क्या होता है। तो ये आपने बातें याद रखनी है यहाँ से।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सिंपल एक बात की थी कि आपकी जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, मतलब कंप्रेशन रिफ्लेक्शन की फॉर्म में मूव करती हैं। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो आपकी फॉर्म है वाइब्रेटिंग बॉडी सी, वो हमें यहाँ पे शो की गई है कि कहीं पे कंप्रेशन है, कहीं पे रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे आगे लिखा कंप्रेशन ऑफ द प्लेसेस होती है जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपकी स्लाइड्स के अंदर जब हमने चैप्टर का स्टार्ट किया था, कि जहाँ पे आपके पास देखें यहाँ पे कंप्रेशन में ये प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे कहते हैं कंप्रेशन के अंदर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। सिमिलरली इसको उल्टा करेंगे तो रिफ्लेक्शन में प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे सिंपल यही लिखा हुआ है कि आपके पास स्लाइटली हायर होता है प्रेशर यहाँ पे, अगर हम बात करें कंप्रेशन के अंदर, देन द सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है। एयर प्रेशर ज़्यादा का मतलब क्या है कि कंप्रेशन के अंदर एयर के मॉलिक्यूल पास पास हैं, जहाँ के एयर के मॉलिक्यूल पास पास होंगे वहाँ पे क्या होगा, आपके पास एयर की हाई डेंसिटी होगी। सिंपल बात है यहाँ पे। और अगर हम रेयर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो रेयर फ्रैक्शन के अंदर अब जाहिर सी बात है एरिया ज़्यादा होता है, एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको। तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे आपके पास जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी पार्टिकल्स की। नेक्स्ट हमारे पास ये एक साइड इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या याद रखना, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट। अच्छा, जब इलेक्ट्रिकल बेल हमारे पास क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो बेल होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल बेल के अंदर हमारे पास क्या होता है। बेसिकली इसमें जो सिंबल आपने याद रखना है वो ये है कि एक हैमर आपके पास इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है, जब आपने बेल को बजाना होता है वो हैमर आपकी बेल के साथ आपकी हिट करता है। मतलब यहाँ पे बात की समझ आ गई कि बेल के अंदर जो हैमर लगा होता है वो आपका वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाउड स्पीकर के अंदर। लाउड स्पीकर के अंदर भी आपने याद रखना है, ये बिल्कुल जैसे ही आपका ये स्टेथोस्कोप के अंदर आपका डायफ्राम होता है, लाउड स्पीकर के अंदर भी आपके पास क्या होता है, डायफ्राम होता है। जैसा कि जैसे ड्रम के अंदर डायफ्राम होता है, इंसान के कान के अंदर भी डायफ्राम होता है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या मूव करेगा, डायफ्राम मूव करेगा। तो यहाँ पे यार याद रखनी है बात, ये वही वाला डायफ्राम जिस तरह यहाँ पे होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास बेल के सॉरी लाउड स्पीकर के अंदर भी क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। आपने कभी देखा होगा लाउड स्पीकर जब मूव चल रहा होता है तो उसमें जो आपके पास जो वाइब्रेट बॉडी आती है, वाइब्रेट कर रही होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये आपने लाउड स्पीकर देखा तो यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है जो आपने देखा होगा वाइब्रेट करता है म्यूज़िक के लिहाज से, नोट के लिहाज से, तो इसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये ज़रा आपने याद रखनी है बात कि लाउड स्पीकर के अंदर डायफ्राम मूव करता है। पियानो और वायलिन के अंदर बिल्कुल सेम आ जाएगा। पियानो के अंदर आप क्या करते हैं कि आप प्रेस करते, बटन प्रेस करने की वजह से आपके अंदर ना स्ट्रिंग लगी होती हैं मेटल की, वो मूव करती हैं। इसी तरह वायलिन के अंदर तो सिंपल आप डायरेक्टली किसको मूव करवा रहे होते हैं, स्ट्रिंग को ही मूव करवा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या मूव करती हैं, मेटालिक स्ट्रिंग। और अगर हम फ्लूट की बात करें, फ्लूट की बात के अंदर क्या होता है कि आपके डायरेक्टली क्या मूव करते हैं, आपकी एयर मूव करती है। तो क्या याद रखनी है कि एयर वाइब्रेट करती है। जो मैंने नाम लिखे हैं ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में वाइब्रेट करती हैं। इसके अंदर क्या था, डायफ्राम था। तो ये आपने बातें याद रखनी है, साइड इन्फॉर्मेशन है।
नेक्स्ट हमारे पास ये है सेल्फ असेसमेंट क्या है कि आपकी जो स्कूल की बेल है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। सिंपली प्रोसेस आपको वही है कि जब आप क्या करते हैं, जब कोई आपके पास स्कूल बेल को ऑन करता है तो क्या होता है कि हैमर होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हैमर होता है। वो हैमर आपके पास क्या कहता है, बेल के साथ जाके हिट करता है, तब तो आपकी जो बेल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, आपका जो हैमर है वाइब्रेट जब तक करता रहेगा तब तक आपकी बेल रिंग करती रहेगी। तो ये आपने सिंपल आपने बस ये बता देना है कि इलेक्ट्रिकली हैमर क्या होता है, कनेक्ट होता है पीछे सिस्टम के साथ। तो उसको जब आपका हैमर बेल के साथ हिट करता है तो दो वाइब्रेटिंग बॉडी वैसे आपका साउंड क्रिएट होता है। सो सिंपल आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग है तो इसकी बस यही आंसर बनता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपकी साउंड वेव्स क्या होती हैं और उसके मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, तो आपने बता देना है कि साउंड वेव क्योंकि आपके पास क्या है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की फॉर्म में मूव करती हैं इसको। और ये साथ में हमारे पास सबसे पहले हम बताएंगे साउंड वेव हमारे पास क्या होती हैं। आपके पास सबसे पहले बताएंगे साउंड वेव हमारे पास मैकेनिकल वेव हैं, क्योंकि इसको मूव करने के लिए क्या है कि आपका मीडियम रिक्वायर्ड है। और फर्दर आप ये भी बताएंगे कि आपकी मीडियम के अंदर कैसे पास करती हैं, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की फॉर्म में मूव करती हैं और प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करती हैं। तो एक जगह पे कंप्रेशन में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर फ्रैक्शन में एयर प्रेशर कम होता है, तो उसकी वजह से ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने बस यही बता देना है कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स क्यों हैं, क्योंकि इनको मूव करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सपोज करें आप और आपका दोस्त कहाँ है, मून पर है और विल यू बी एबल टू हेयर, हम नहीं सुन सकें क्योंकि आपके पास जो मून है उसके इर्द गिर्द आपका एटमोसफेयर नहीं है। तो वहाँ पे इसका मतलब कोई भी एयर मौजूद नहीं है, जिसका क्या मतलब है, एयर नहीं है। तो आपके ट्रैवल करने के लिए साउंड के पास मीडियम भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थिन वॉल ग्लास क्या होते हैं हमारे पास, अगर मैं आपको इसको बात बताऊँ, थिन वॉल ग्लास अगर हम पहले देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लासेस हैं जिसे आप थिन वॉल ग्लास कहते हैं। तो इसमें ज़रा देखना है कि ये क्या करते हैं, खुद ब खुद आपकी वाइब्रेट करने कब शुरू होने जब इसे साउंड टकराएंगे। तो ये बेसिकली आपका रेजोनेंस का प्रोसेस होता है। तो आपके ये जो ग्लास होते हैं वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं जब आपके पास जो साउंड वेव है इसे हिट करती हैं। ये किसकी वजह से होता है कि आपके पास जो प्रोसेस होता है रेजोनेंस का, वो इसके मुताबिक आपकी वाइब्रेट करती है। मतलब बात क्या समझ आएगी, इसके मतलब इस साइंस इन्फॉर्मेशन में आपको पहले समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस होती क्या है। लेकिन रेजोनेंस का भी आर्टिकल आपकी किताब में है ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल इतनी बात आपके याद रखने के लिए काफ़ी है कि आपके पास जो थिन वॉल ग्लासेस होती हैं वो किसी वजह से वाइब्रेट करती हैं, वो प्रोसेस का नाम है रेजोनेंस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सम आपके सिंगर क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लाउड नोट और पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सच दैट इट वाइब्रेट द ग्लास सो मच। तो आपके पास जो ग्लास होता है वो शटर्स हो जाए, टूट जाता है। वो बिल्कुल आपने वैसे देखा होगा ओपरा के अंदर जब आपके पास वही फीमेल अपनी आवाज़ निकालती है तो उसकी वजह से काफ़ी ग्लासेस टूट जाते हैं। तो एक्चुअल में वो प्रोसेस रेजोनेंस ही होता है। तो आपने बिल्कुल यहाँ पे टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि फॉर इन्फॉर्मेशन आपकी ये थिन वायर ग्लासेस होती हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं जब आपकी साउंड हिट करती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस रेजोनेंस का होता है। अब रेजोनेंस का प्रोसेस क्या होता है, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन बस याद यहाँ पे रखें कि वाइब्रेट करते हैं तो आपके पास ये टूटते क्यों है, रेजोनेंस की वजह से टूटते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज़ के लिए आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी साइलेंट विसल्स क्या होती हैं। और ये आपके पास एमसीक्यूज़ की तौर पर भी आ सकता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कुछ लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं विसल्स, साइलेंट विसल यूज़ करते हैं। साइलेंस विसल का मतलब है ये इंसानों के लिए साइलेंट है। ठीक है। टू कॉल देयर डॉग्स, मतलब आपने बस याद रखनी है कि हम इंसान की फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका क्या मतलब है, ना तो हम 20 से कम सुन सकते हैं 20 से ज़्यादा। तो ये इस तरह के क्या करते हैं कि विसल्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें से जब साउंड क्रिएट होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। मतलब ये ऐसी आपकी फ्रिक्वेंसी क्रिएट, साउंड ऐसे क्रिएट होता है कि आपका इंसान उसको सुन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हमारे लिए साइलेंट है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे साइलेंट फॉर द ह्यूमन, भैया हमारे लिए क्या है, ये साइलेंट है, लेकिन डॉग्स के लिए नहीं, क्योंकि डॉग्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, हमने आगे पढ़ी भी थी। यहाँ से क्या बात रखनी है, बिकॉज द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर डॉग्स की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि साइलेंट विसल्स क्या होती हैं।
यहाँ से एक और बात भी पूरी होती है, समझ आती है कि हमारे पास क्या है कि डॉग्स की फ्रिक्वेंसी इंसानों से ज़्यादा होती है, कि डॉग्स हमारे पास अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पे लिखा है डॉग्स की हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो 35,000 हर्ट्स होती है, इसका मतलब अल्ट्रासाउंड आप कह सकते हैं। तो इस तरह की विसल्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके जो सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी डॉग्स होते हैं उसको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, साइलेंट विसल यूज़ करते हैं, ताकि किसी इंसान को पता भी नहीं चले और आपके बाद डॉग को पता चल जाए और वो वहाँ पे हाजिर हो जाए आपको बचाने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये भी क्वेश्चन हमने पहले किए हुए थे। वाई डू द वुमेन्स की आवाज़ हमारे पास क्या होती है, श्रिल की होती है। और तो आपने बस यहाँ ये बता देना है, वोकल कोड्स वाली बात बता देनी है, जो हमने मेरे ख्याल से यहाँ पिच वाले आर्टिकल में पहले डिस्कस भी किए थे। यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बताया है कि क्या कि फ़ीमेल और चाइल्ड की साउंड जो होती हैं वह हमारे पास श्रिल की होती हैं, क्योंकि उनके वोकल कोड्स स्मॉल होते हैं। यहाँ पे कोड्स लिखे गए हैं। और मैन के वोकल कोड्स लार्जर होने की वजह से क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, मतलब ग्रेव होती है। तो यही रीज़न आपने वोकल कोड्स वाली इस क्वेश्चन में लिख देनी है। स्मॉल वोकल कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इज लाउडनेस एंड पिच। तो यहाँ पे अपने बस सिंपल ये बता देना है कि लाउडनेस आपकी डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स के ऊपर, एम्पलीट्यूड, एरिया और वाइब्रेटिंग बॉडी, और लास्ट में क्या है, डिस्टेंस है। और हमारे पास जो पिच है वो डिपेंड करती है खाली फ्रीक्वेंसी, मतलब आपने बस ये बताना है कि इन दोनों के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर सके थे कि आपके पास जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है मैथ ऑफ द प्रॉन्ग्स पे। और अगर हम क्या करेंगे, इसका मैथ ज़्यादा करने से हमने बेसिकली स्लाइड में डिस्कस किया था जब हमने ये स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पहले मैंने लिखा, बट इफ़ द इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पहली स्लाइड में लिखा हुआ है। वट इफ़ वी इंक्रीज द मैथ ऑफ द प्रॉप्स, तो मैथ ऑफ प्रॉप्स को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। इफेक्ट क्या होता है इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, अगर हमारे पास वाइब्रेशंस क्या हो रही हैं, कम हो रही है, तो इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस कम होगी, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। इसका क्या मतलब है, मैथ्स और प्रॉप्स का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका क्या इफेक्ट होता है मैथ्स का प्रॉप्स के मैथ्स का फ्रीक्वेंसी के ऊपर। या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आप ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग द मैथ्स ऑफ द प्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास है, ये इसमें तो कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन बस इसमें ये बताया हुआ है कि आपके पास जो इंटेंसिटी है और जो हमारे पास लाउडनेस है वो दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं। पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें से याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। अ साउंड वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3500 हर्ट्ज एंड इंटेंसिटी ऑफ हमारे पास क्या है 80 डिसिबल है। हमारे पास क्या है, वो क्या है, ट्वाइस लाउड होगी देन अ साउंड ऑफ 120 हर्ट्ज। और अगर उसकी क्या होती है, हमारे पास इंटेंसिटी लेवल सेम हो, तो देखें दो साउंड की बात की गई है, दोनों की इंटेंसिटी लेवल तो सेम है, लेकिन क्या है फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या है, डिफरेंट है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 3500, इसकी फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज है, लेकिन दोनों की क्या है, लाउडनेस सेम है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो हमारे कान है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। और हमारे पास अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कान हमारे लिए उसके लिए क्या होंगे, कम सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे कान उसे जल्दी से डिटेक्ट कर लेंगे, और 125 अगर हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे कान क्या करेंगे, उसे
इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की लाउडनेस तो सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से जो 3500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आगे का लिखा हुआ है देयरफॉर इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास लाउडनेस है। लाउडनेस हमारे पास क्या होता है, वो होता है जो हमारे कान लाउडनेस सम हो और एयर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और हमारे पास जो ब्रेन होती है जो प्रोसेस करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। तो ये बात आपने ज़रा याद रखनी है, आखिरी 3 लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या याद रखना है, लाउडनेस हमारे पास जो कान डिटेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, और जो हमारा ब्रेन परसीव करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये ज़रा बात बस इसमें से याद रखनी है। बाकी इसमें कॉमन सेंस की बात है, ये टेबल हम पहले भी कर चुके थे आर्टिकल के बीच में। तो आप में से यहाँ से सारी वैल्यूज़ आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाली याद रखनी है। एक तो आपको याद भी होगी फेटस ऑडिबल साउंड की वैल्यू या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा था, इंटेंसिटी भी कहा था, या हम इसे क्या कह सकते हैं, ज़ीरो बेल भी कह सकते हैं। और हमने इसे क्या कहा था, और हमने कहा था इसे रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहा था, 10⁻⁻12 आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी लेवल आप इसके निकाल सकते हैं। सिमिलरली देखें कि इसमें न्यूमेरिकल में क्या किया हुआ है, एग्जांपल में आपने फेटस ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी लेवल निकालनी है और रस्टिंग ऑफ लीव के निकाल, मतलब इन दोनों की आपको इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। तो पहले हम इसकी निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था हमारे लिए, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी लेवल का 10 लॉग, ऊपर क्या होना चाहिए जिसकी आपने निकालनी है इंटेंसिटी लेवल, ऊपर वो इंटेंसिटी होनी चाहिए, नीचे आपने जिसकी रेफरेंस इंटेंसिटी होनी चाहिए। अब अगर रेफरेंस इंटेंसिटी भी आपकी 12⁻⁻12 है और जिसकी आपने निकालनी है वो भी 12⁻⁻12 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो वाला आ जाएगा। और अगर आपने रेसल ऑफ लीव की निकालनी है तो उसकी आपने टेबल से पहले वैल्यू याद करनी है, 10⁻⁻11 होती है। तो ऊपर आपने 10⁻⁻11 लिख दिया और नीचे आपने रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू लिख दी। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आंसर आएगा 10 डेसिबल। तो इस तरह से आप किसी का भी क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी लेवल निकाल सकते हैं। तो मतलब ये इंटेंसिटी लेवल तो आप निकाल ही लेंगे, तो बस आपने इंटेंसिटीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये है लोगरिथम स्केल क्या होता है, लीनियर स्केल क्या होता है। असल में ये जो हमारे पास लोगरिथम स्केल है इसमें हम करते क्या है, इसमें आप एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी लेवल की फॉर्म में। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, अगर आपको किसी साउंड का एम्पलीट्यूड पता चल जाए तो आप उसकी इंटेंसिटी लेवल बता सकते हैं डेसिबल के अंदर। तो क्या है हमारे पास, डेसिबल स्केल इज़ अ लोगरिथम मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। मतलब क्या है कि आपके पास जो डेसिबल स्केल होता है वो एक्चुअल में आपको क्या बताता है, वो आपको ये बताता है कि आपके पास अगर आपके पास किसी साउंड वेव का आपके पास एम्पलीट्यूड गिवन हो तो उसका लोगरिथम मतलब लोग निकाल के वो आपको ये बता देगा तो उसका डेसिबल लेवल कितना है। मतलब डेसिबल लेवल के अंदर आप लोग ही यूज़ करते हैं ना, तो सिंपल अगर आपको क्या पता है, एम्पलीट्यूड पता हो तो आप उसका क्या बता सकते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल बता सकते हैं। या अगर आपको उसका इंटेंसिटी लेवल पता है तो आप उसकी क्या बता सकते हैं, आप उसमें ये बता सकते हैं कि उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है। और अगर हमारे पास लोगरिथम स्केल होता है जो हमारे इक्वल इंटरवल्स होते हैं वो 10 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ज़रा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका लीनियर स्केल है, ये 1 है, यहाँ पे सिंबल तो आपने 0 से ऐड करते रहना है। और अगर पीछे करेंगे तो इसमें आपने 20 का गैप से इसे ऐड कर, मतलब ये 0 है तो 20 है, अगर नंबर 20 ऐड करके आएगा फिर 60 आएगा। तो इस टेबल याद करना इतना मुश्किल नहीं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो लास्ट वाले में एक ज़ीरो कम है, वो आप लोगों ने खुद ही डाल देना है। यहाँ पे एक 6 ज़ीरो हैं, 7 आनी चाहिए, सॉरी ये 4 हैं। तो यहाँ पे कितने आएंगे, हमारे पास 5 आएंगे और लास्ट वाला ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास ब्लू वेल होती है उसकी पहले सबसे पहले तो आपने वैल्यू याद रखनी है, उसकी जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो कितना होता है, 180 डेसिबल होता है। रंबल का मतलब उसकी जो आवाज़ होती है, अगर हम रंबल सुने तो ये रंबल, ये वेल्स की रंबल है, रंबलिंग। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी, इसकी इंटेंसिटी लेवल कितना है, 180 डेसिबल है। ये हमारे पास क्या है, लाउडेस्ट एनिमल की साउंड है जो अभी तक हमने रिकॉर्ड की है। अगर हम वेल की बात करें, वेल हमारे पास क्या करती है, साउंड करती है, वो भी हमारे पास हाईली, जाहिर सी बात है वेल आपकी सी के अंदर, वाटर के अंदर होती है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ही करेंगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर वेव जो साउंड क्रिएट करती है उसको जो मूव करने के लिए मीडियम प्रोवाइड होता है, वो मीडियम क्या होता है आपका, वाटर, सी वाटर होता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम वेल हमारे पास क्या होती हैं, वो कम्युनिकेट कर सकती हैं 100 एंड 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेल 100 एंड 1000 किलोमीटर तक कैसे कम्युनिकेट कर सकती हैं पानी के अंदर रहकर। तो आंसर इसका आपने यहाँ से लिखना है, जो हम यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन द पार्ट बिकॉज साउंड वेव ट्रेवल 5 टाइम ग्रेटर दैन इन वाटर दैन इन एयर। तो ये आपका इसका आंसर है। ऐसा इसलिए है, ये 1000 और 100 किलोमीटर इसलिए आपके ट्रैवल कर सकती हैं क्योंकि जो साउंड वेव होती हैं, अब जाहिर सी बात है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। तो एयर के अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पास पास होंगे, तो इसका क्या मतलब है, लिक्विड के अंदर स्पीड क्या होती है, 5 टाइम ज़्यादा होती है। तो ये बात तो हमने पीछे भी पढ़ी थी कि आपके पास जो, सॉरी आगे पढ़ी थी, पहले पढ़ ली हुई है हमने, कि आपके पास कितनी स्पीड ज़्यादा होती है, 5 टाइम स्पीड ज़्यादा होती है, और सॉलिड्स के अंदर 15 टाइम स्पीड ज़्यादा होती है। तो यही बात यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है, कोई नई बात नहीं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ एक तो स्पीड ज़्यादा होती है, पहला एक पॉइंट बताना है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये आपने बताना है कि इसके साथ साथ टेम्परेचर और आपके पास जो सी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या होता है आपके पास, जैसे आपके पास सी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है डेप्थ के साथ। तो ये बात आपने याद रखनी है, जैसे जैसे पानी की आप डेप्थ में जाते हैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपके पास साउंड का एक यूनिक साउंड क्रिएट होता है। तो ये सिंपल आपने बात याद रखनी है कि साउंड वेव डिपेंड किस पे करता है, पहली बात है मीडियम पे। मीडियम में डिपेंड करने के बाद डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, और आपके पास प्रेशर भी आपका चेंज होता रहता है डेप्थ के साथ साथ, और टेम्परेचर भी चेंज। लेकिन यहाँ पे आपने खाली ये 2 पॉइंट जो यहाँ पे लिखते हैं, ब्लू वाला और पिंक वाला पॉइंट। पहली बात, साउंड की स्पीड 5 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा होती है वाटर में एयर के निस्बत। और दूसरी बात, जैसे आपकी डेप्थ ज़्यादा होती है टेम्परेचर भी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो आपने ये अच्छे से याद रखना है। मैं रीजन इसकी बता दी, और ऊपर ये एमसीक्यू है 180 डेसिबल वाला। नेक्स्ट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास एलिफेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं लो फ्रिक्वेंसी साउंड टू कम्युनिकेट विद। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखते पहले पढ़ लेते हैं। मतलब इनके एलिफेंट की साउंड क्या होती है, लो होती है। देर लार्जर एयर, उसके जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि एलिफेंट हमारे पास स्मॉल फ्रीक्वेंसीज को भी कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि उनके कान बड़े होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये बात आपने याद रखनी है। एलिफेंट कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन दिस वे इवन व्हेन दे आर सेपरेट बाय द मैनी किलोमीटर। तो ये सिंपल आपने बात याद रखनी है कि एलिफेंट जब बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनी किलोमीटर्स के दूर एक एलिफेंट यहाँ पे और एक आपके 5-6 किलोमीटर के दूर है ना, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो इतनी कम होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात सुन सकते हैं क्योंकि उनके कान क्या हैं, बड़े हैं। तो यहाँ पे लार्जर एयर्स की बात आपने याद रखनी है। यहाँ लिखेंगे हाउ एलिफेंट्स हेयर लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपने टेबल याद रखना है, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि टेबल में से वैल्यूज आती होती हैं। ये बिल्कुल आपके पास एक साइंड इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, द साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वार्ड एक्यूरेटली मेजर्ड इन 1738। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इसमें किया क्या गया था कि आपके पास 2 कैनन ली, 2 तोपें ली गई थी। उसको क्या किया था, वो एक तोप एक हिल के ऊपर, दूसरे दूसरे हिल के ऊपर, दोनों हिल्स के दरमियान फासला कितना था, 29 मीटर था।
तो आपने क्या किया, बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्लैश ऑफ द कैनन द बूम ऑफ द स्पीड वाल कैलकुलेटेड। तो बाई ज़ाहिर सी बात क्या समझ आई, दोनों ने क्या किया, आपके पास टाइमर ऑन कर दिया, टाइमर ऑन करते ही क्या कर दिया उन्होंने, इसको ब्लास्ट कर दिया। तो आपके पास क्या होगा, टाइम ऑफ बूम हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्लैश ऑफ कैनन एंड द बूम स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट टू कैनन वाल फायर अल्टरनेटिव टू मिनिमाइज द एरर। तो यहाँ पे सिंपल पहले आपने बात क्या याद रखनी है कि ये आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो एक कैनन से भी हो सकता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, ये बी वाली कैनन को अगर आप यहाँ से इमेजिन ना करें और लेट्स सपोज आपने जैसे ही इसने क्या किया है, इसको फायर किया है, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी है, और जाहिर सी और जैसे बी ने क्या किया है, आवाज़ को सुनी, उसने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। तो क्या बात समझ आ गई, ए से बी मतलब ए से बी के दरमियान ये दोनों डिफरेंट माउंट हिल्स के ऊपर है, मतलब 29 किलोमीटर है। इसके अंदर डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपने स्टॉप वॉच से मेजर कर लिया है, तो एस इज इक्वल टू वी टी से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया गया था, एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को पहली बार एक्यूरेटली मेजर किया गया था। अब यहाँ पे दो कैनन क्यों है, दो कैनन दो तो पे क्यों है, इसलिए हैं टू कैनन वर फेल्ड फायर्ड टू मिनिमाइज द एरर, ताकि हम क्या कर सकें, एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकें। एरर किसी वजह से आ सकता है, हवा की वजह से आ सकता है, या और आपके डिले रीजन हो सकती हैं, या फॉर एग्जांपल आपके जो ऑब्जर्वर हैं उसने ठीक से मेजर नहीं किया। तो इस सबको मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे दो कैनन यूज़ किए। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने फायर किया, एक साइड से बात है, एक साइड पे फायर एक टाइम पे फायर स्टार्ट करेंगे, जैसे इन्होंने फायर किया, इन्होंने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, और जैसे ही फॉर एग्जांपल ए ने फायर किया, तो ए की फायर की आवाज़ जैसे बी को सुनाई दी है, इसने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। इसलिए जैसे आपने इस तरह जैसे बी ने फायर किया है और ए ने उसकी आवाज़ सुनी है, तो ए ने भी क्या किया, स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया है। इस तरह समझ आ गई कि आपकी साउंड को ए से बी तक आने में, मतलब 29 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है। तो एस इज इक्वल टू वी टी से डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके हम क्या बता सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं। तो स्पीड कितनी है हमने कैलकुलेट की है, 336 मीटर पर सेकंड, 0 डिग्री के ऊपर। यहाँ से यही है कि साउंड हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ करती हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। रिफ्लेक्शन भी साउंड करती है, रिफ्लेक्शन भी करती है, डायफ्रैक्शन भी करती है, और एब्जॉर्प्शन भी करती है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो आपने बात सुनी है, जो आपके बैट्स होते हैं, ब्लाइंड होते हैं वो हमारे पास क्या है, फॉल्स है। मतलब क्या बात समझ आ रही है, बैट्स हैव सम विजन यूजिंग लाइट, मतलब बैट्स क्या कर सकती हैं, वो थोड़ा बहुत देख सकती हैं लाइट के ज़रिए से, बट व्हेन प्लेस इन द, लेकिन जब हम इसे पिच ब्लैक रूम के अंदर रखते हैं, मतलब जहाँ पे आपके पास क्या है, कोई लाइट नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, दे कैन ईजिली फ्लाई अराउंड। और अगर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंपल आपने बस क्या याद रखनी है कि जो आपके बैट्स होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत आपकी लाइट के ज़रिए से भी सुन सकते हैं, और आपके पास जो मेनली है, आपके पास जो बैट्स हैं, वो आपकी साउंड वेव के ज़रिए से भी क्या कर सकते हैं, ईजिली अपना जो प्रे है, मतलब शिकार है, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, या फूड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम क्या है, वी यूजली अज्यूम दैट द वी एंड रिक्वायर्ड लाइट, हमें बेसिकली ये हमेशा यही रखता है कि देखने के लिए क्या चाहिए, हमें लाइट चाहिए। लेकिन अब क्योंकि इस रूम के अंदर आपके पास क्या है, कोई भी लाइट नहीं है, तो बैट और जो डॉल्फिन होती हैं वो देख सकती हैं, लेकिन वो किसके ज़रिए से देखती हैं, साउंड वेव के ज़रिए देखती हैं। यहाँ पे इसका आपको बस मेन अपनी बात याद रखनी है कि आपके जो बैट्स होते हैं वो कैसे देखते हैं, या डॉल्फिन होती हैं वो कैसे देखती हैं, वो लाइट के ज़रिए से बहुत नहीं देखती, वो किसके ज़रिए से देखती हैं, वो साउंड वेव की वजह से देखती हैं। ये पहले भी आपने सुना होगा कि आपकी डॉल्फिन भी अंधी होती हैं, और जो बैट्स होते हैं वो भी अंधे होते हैं। तो अंधे नहीं होते, वो बेसिकली साउंड वेव के ज़रिए से सुन सकते हैं। मतलब वही है बात कि आपकी जो क्या करेगा, ये बैट अपनी आवाज़ इंसिडेंट वेव फेंकेगा, इसकी शिकार से आपके पास जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि सामने क्या है, कोई ना कोई इसके शिकार मौजूद है। तो इससे क्या कर सकते हैं, रिसर्च साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आई डाटा नेबल ह्यूमन आल्सो सी टू यूजिंग द साउंड वेव। मतलब क्या बात समझ आ गई। अब रिसर्च इस बात पे होगी कि आपके पास इंसान तो लाइट के ज़रिए से देखता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसी आइज़ भी हम डेवलप कर सकते हैं जिसके ज़रिए से साउंड के ज़रिए से इंसान भी देख सकेगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली। आपके जो पायलट्स होते हैं वो स्पेशल हेडफोन की यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, इंजन की आवाज़ को मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्लेन के अंदर या आपको फाइटर जेट होता है जो सा, इसके अंदर इंजन के पास ही ये पायलट बैठे होते हैं, इतना कोई बड़ा प्लेन नहीं होता ये। तो ज़ाहिर सी बात है उसका शोर भी ज़्यादा होगा, शोर ज़्यादा होगा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है, उसको रिड्यूस करने के लिए आपने स्पेशल हेडफोन लगा लिए हैं। ये हमने पहली बात डिस्कस कर ली थी, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है।
अल्ट्रासाउंड से आप क्या कर सकते हैं, एको मेथड के ज़रिए से डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये साइड इन्फॉर्मेशन वाली बातें सारी ख़त्म होती हैं।